नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर लोगों को पैतृक और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि वह संपत्ति जो आज भी जॉइंटली तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उसका विभाजन नहीं किया गया। इस चीज को लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन है कि अगर एक पैतृक या जॉइंट फैमिली संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए और बंटवारा करने के बाद जिसको जो हिस्सा मिलता है, क्या वह उसके लिए पैतृक रहता है या वह उसका स्वयं अर्जित संपत्ति का हिस्सा बन जाता है। अब इसी चीज को लेकर कितने लाखों केसेस आज कोर्ट में पड़े हुए हैं, जहां पर कोई कहता है कि नहीं हमारा तो ये पैतृक संपत्ति है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है नहीं नहीं ये तो एक स्वयं अर्जित संपत्ति है। और फैक्चुअल और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस आज तक कहीं भी नहीं दिया गया। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यह पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि कब एक पैतृक संपत्ति चाहे उसका बंटवारा ही क्यों ना हो गया हो, इसके बावजूद वो पैतृक ही कहलाएगी, और किस स्थिति में उस पैतृक या ज्वाइंट फैमिली संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए तो वह एक व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति बन जाती है। यह पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कब एक संपत्ति पैतृक कहलाती है, कब एक संपत्ति जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाती है और कब एक संपत्ति किसी की स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाती है। देखिए, सबसे पहले हम कवर करते हैं पैतृक संपत्ति यानी कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। यह वह संपत्ति है जो एक इंसान ने खुद ना कमाई हो, बल्कि वो उसे अपने दादा परदादा से मिली हो, यानी कि कम से कम 4 जनरेशन पुरानी हो, जिसका आज तक बंटवारा नहीं किया गया। यह बेसिक चीज है, 4 जनरेशन पुरानी और उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर एक संपत्ति ऐसी आपके पास है तो वह आपकी पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी दोस्तों। जबकि अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, तो यह वह होती है जब एक व्यक्ति के पिताजी का देहांत हो गया, एक व्यक्ति के माताजी का देहांत हो गया और उन लोगों ने उस संपत्ति को बंटवारा नहीं किया, बल्कि आज भी वो उस संपत्ति को जॉइंटली तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह एक जॉइंट फैमिली संपत्ति कहलाएगी, जिसे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ना दोस्तों, आखिरी में बात आती है स्व अर्जित संपत्ति, यानी कि वह संपत्ति जो एक व्यक्ति ने अपनी खुद की कमाई से खरीदी है। वहां उसने दादा परदादा से वो संपत्ति ना ली, वहां उसने किसी पैतृक संपत्ति को बेचकर यह संपत्ति नहीं खरीदी, बल्कि वह उसने अपनी खुद की कमाई से खरीदी है, तो वह उसकी स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है। इसी बीच दोस्तों, अगर आपको आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके परदादाजी अपनी खुद की संपत्ति विल वसीयत, गिफ्ट डीड या सेल डीड के माध्यम से दे रहे हैं, तो वह भी आपकी स्व अर्जित संपत्ति कहलाई जाएगी। क्योंकि यह कंसेप्ट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल से रोजाना जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा, इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी मैं आप लोगों के लिए वहां पर लेकर आया था। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिए, आपको एक केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा दोदा मुनियप्पा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस मुन्नीस्वामी एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस के अंदर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 7141 ऑफ 2008 और सबसे बड़ी बात 1 जुलाई साल 2019 की यह जजमेंट है। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखो, अगर एक व्यक्ति अपने पिता के देहांत के बाद किसी संपत्ति को इनहेरिटेड कर रहा है और उस संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, सभी लोग एक साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। यानी कि जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ क्लियर किया था कि कौन सी संपत्ति जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, वो आप इस जजमेंट के रेफरेंस से भी क्लियर कर सकते हैं।
इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक संपत्ति विल गिफ्ट सेल के माध्यम से आपको मिल रही है तो वह भी आपकी स्वयं मर्जी संपत्ति होगी। इसका भी केस टाइटल आप डिस्प्ले पर ध्यान दें दोस्तों। देखिए, गोविंद भाई छोटा भाई पाटिल जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस पटेल रमन भाई माथुर भाई जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 7528 ऑफ 2019 और सबसे बड़ी बात 23 सितंबर साल 2019 की जजमेंट। यहां पर यही कहा कि देखो, अगर एक इंसान अपनी स्वयं मर्जी संपत्ति किसी को विल किसी को गिफ्ट कर रहा है तो जो इंसान उसको विल गिफ्ट के माध्यम से ले रहा है उसकी वह स्वयं मर्जी संपत्ति बन जाएगी। यह कंसेप्ट भी मैंने अब आपको क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जिसे हिंदू सक्सेशन एक्ट कहा जाता है, यह साल 1956 में लागू हुआ था। इससे पहले अगर किसी व्यक्ति का देहांत होता था या किसी का संपत्ति के अंदर अधिकार तय करना होता था तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन के तहत तय किया जाता था। मैं आपको बता दूं, पहले 2 स्कूल ऑफ सक्सेशन थे, मिताक्षरा एंड दयाभागा, और 97% राज्यों में मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन चलता था। मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन क्या कहता है कि अगर एक व्यक्ति जिसका देहांत हो गया और उसके बाद उसके बच्चों को वह संपत्ति मिली है तो उसके अगली 4 पीढ़ियों तक भी वह संपत्ति पर अधिकार बनेगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति का देहांत होने के बाद उसके बच्चों को संपत्ति मिल रही है तो आने वाली जो 4 पीढ़ियां, चाहे पोते चाहे परपोते या बेटा, उनका भी उस संपत्ति में बराबर अधिकार होगा। इसके अलावा यहां यह भी बताया गया था कि अगर एक पैतृक संपत्ति है जिसका बंटवारा कर दिया गया है और बंटवारा होने के बाद जिसको जो भी हिस्सा मिल रहा है वो तब भी पैतृक कोपासनरी प्रॉपर्टी ही बनेगा। कारण क्योंकि उस समय मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन लागू होता था और वो कहता था कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा ही क्यों ना कर दो, और बंटवारा होने के बाद अगर किसी को कोई हिस्सा मिल गया है तो उसके बेटे, उसके पोते, उसके परपोते, यानी कि आगे की 4 पीढ़ियों तक भी वहां पर अधिकार होता ही था। अब इस चीज से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट थी, वो मैं डिस्प्ले पर आपको दिखाकर समझाऊं ताकि कंसेप्ट आपको सभी टेक्निकली पॉइंट से क्लियर हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था इस जजमेंट का श्याम नारायण प्रसाद वर्सेस कृष्णा प्रसाद। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा 5415 ऑफ 2011 और 2 जुलाई साल 2018 की ये जजमेंट है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, यहां पर बताया गया है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा होने के बाद भी वो एंसेस्ट्रल रहेगी। डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर बताया, देखिए, कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर पार्टीशन के दौरान जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है उसने कोई प्रॉपर्टी ले ली, यानी कि संपत्ति का बंटवारा हो गया और उसको प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी तो रहेगी पर बाकी लोगों के लिए। पर अगर उसके बच्चे वहां पर जीवित हैं, उसके पोते वहां पर जीवित हैं, तो वहां पर वो उनके लिए तब भी कोपासनरी प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। यानी कि दोस्तों, उनके लिए तब भी वो एक हिस्सेदार की तरह प्रॉपर्टी रहेगी। उनके बच्चे, उनके पोते तब भी प्रॉपर्टी में खड़े होकर क्लेम कर सकते हैं। कारण क्योंकि वहां पर मिताक्षरा लॉ ऑफ सक्सेशन चल रहा है, यानी कि जब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वहां पर एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो बदल चुका है दोस्तों। यहां पर क्या होता है, अगर एक पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया, चाहे आप सेक्शन 6 देखें, चाहे सेक्शन 8 देखें, चाहे सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट देखें, और तीनों की एक कंबाइंड रीडिंग करें तो क्लियर हो जाएगा कि कोई भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बंटवारा होने के बाद जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का हिस्सा खत्म कर देती है और इंसान की सेपरेट प्रॉपर्टी कंसीडर हो जाती है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूं फिर डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा यहां पर उत्तम जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस सौभाग सिंह एंड अदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर देखिए 6036 ऑफ 2014 और 2 मार्च साल 2016 की ये जजमेंट है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, डिस्प्ले पर दिखाकर ही मैं आपको समझा दूं कि इस जजमेंट में कहा क्या गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, ये कहता है कि अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 4, सेक्शन 8, सेक्शन 19 को कंबाइन एक साथ रखकर पढ़ें तो यही कहता है कि अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा करके सबको हिस्सा दे दिया सेक्शन 8 के हिसाब से, जो बताता है कि क्लास 8 के उत्तराधिकारी कौन कौन है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो उसके बाद वो जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है सीजेस टू बी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी।
यानी कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अपना जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का हक खत्म कर देती है और जिस इंसान को वो जो संपत्ति मिलती है वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाती है। वो टेनेंट इन कॉमन की तरह उसको प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। मतलब कि सभी लोगों का वहां हिस्सा था, बंटवारा हो गया, सभी के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गई और सबको उनका हिस्सा मिल गया। और साफ लिखा है सीजेस टू बी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि अब उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वहां पर नहीं बोला जा सकता। अब इसी प्रकार से एक और दूसरी जजमेंट है, वहां पर भी सेम चीज कंसीडर हुई। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल था हमारा एम अरुमंगम, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस अमिलम्बन एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 8242 और साल 2009 और सबसे बड़ी बात 2020 की ये जजमेंट है। इसे भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं ताकि कंसेप्ट इसका भी आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। देखिए डिस्प्ले पर बताया है, अगर आप सेक्शन 6 या सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का पढ़ें तो वो बताता है कि अगर हिंदू मेल के देहांत हो गए, देहांत होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर पार्टीशन हो गया। अब देखिए पार्टीशन डीड से भी हो सकता है, कोर्ट के थ्रू पार्टीशन की डिक्री लेकर भी हो सकता है, फैमिली सेटलमेंट से भी हो सकता है, ओरल पार्टीशन से भी हो सकता है। चारों कंडीशन वैलिड है। और पार्टीशन होने के बाद अगर वो उनके लीगल हियर्स के पास उनका हिस्सा चला गया कि भाई इसका इतना हिस्सा बनता है, इसका इतना हिस्सा मिलता है, उसको उनके हिसाब से मिल गया, तो साफ लिखा है कि उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो हक था, जो रिटेन था, जो करेक्टर था, उसको खो देगी और सभी लोग टेनेंट इन कॉमन की तरह उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब यहां से आपको पता लग गया कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बंटवारा होने के बाद अपना हक खो देती है और जिसको जो संपत्ति मिल रही है वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब लोगों को कंफ्यूज हो गए कि सर कब हम माने कि हमारे में मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन एप्लीकेबल होगा, कब हम माने कि हमारे में हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा। देखिए सिंपल सा समझना है, जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं ये मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, मेरा अधिकार है, तो आपका अधिकार कब आया है? जब आपके पिता का देहांत हुआ। और अगर आपके पिता का देहांत 1956 के बाद हुआ है तो यही चीज एप्लीकेबल होगी कि बंटवारे के बाद वो सेपरेट प्रॉपर्टी है। पर अगर आप क्लेम करने जा रहे हैं अपने दादा परदादा की प्रॉपर्टी पर, जिनका बंटवारा तो 1956 से पहले हो चुका था, तो ऐसी कंडीशन में वह आपकी क्या मानी जाएगी? वह आपकी कुपासनरी प्रॉपर्टी की तरह ही डील होगी, जो मैंने आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ इस प्रेजेंट वीडियो में क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। छोटा सा अनुरोध है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर डालें। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।